मैं तेज तेज कदम उठाती घर की तरफ जा रही थी जब अचानक से मेरे कदम रुके। सामने देखा तो कोई गठड़ी बना सड़क के किनारे बैठा हुआ था। मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस शदीद गर्मी में कौन हो सकता है, कहीं कोई मांगने वाला तो नहीं। मगर अगले ही लम्हे मैं उस शख्स के पास पहुंची तो देखा वो एक बूढ़ी सी औरत थी और बैठी हुई थी। मैंने हैरत से पूछा, अम्मा जी गर्मी नहीं लग रही है आपको? किसी दरख्त के नीचे बैठ जाती आप। वो मेरी तरफ देखकर अजीब सा मुस्कुराई थी, जैसे शैतानी मुस्कुराहट होती है, बिल्कुल वैसी। उसने मेरे गाल पर हाथ रखा, कहा, प्यारी हो तुम, काश मैं भी तुम्हारी तरह हसीन होती। मुझे उस बूढ़ी औरत की बात बड़ी अजीब लगी, मगर वो टुकर टुकर मेरा चेहरा तकने में मगन थी। मुझे उलझन होने लगी। सोचा गलती की उसके पास रुककर, पता नहीं कौन है, क्या करना चाहती है, मुझे इसे यहीं छोड़कर यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं ये सोच कर ही उठ खड़ी हुई, मगर अगले लम्हे वो औरत पूरे कदम से दोबारा मेरे सामने घूम गई। मैंने खुद को डपटा कि एक बेबस की मदद करने से क्यों घबरा रही हूँ मैं, क्या पता ये सिर्फ मेरा वहम हो। मुझे उससे पूरी बात पूछनी चाहिए और मदद का कहना चाहिए, और अगर वो कबूल करे तो मैं उसकी मदद कर दूंगी। अगर उसने इनकार कर दिया तो कम से कम मेरे ज़मीर पर तो कोई बोझ नहीं रहेगा ना। ये सोचकर मैं दोबारा नीचे बैठ गई। बूढ़ी औरत को देखते हुए पूछा, माँ जी आपको मेरी कोई मदद चाहिए? मैं इधर करीब ही रहती हूँ। उसने जल्दी से मेरी बात पर सर हिलाया, कहा, बेटी मेरी टांग में बहुत तकलीफ है, मुझसे चला नहीं जा रहा, क्या तुम मेरी मदद करोगी, मुझे घर पहुँचा दोगी? मैं तुम्हारी बड़ी एहसानमंद होंगी। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, जी जी क्यों नहीं, आप ऐसा करें मेरे घर पर चलें, शाम को मैं किस तरह आपको आपके घर पर पहुंचा दूंगी। वो औरत बोली, नहीं मुझे मेरे घर पर ही पहुंचा दो, यहाँ से थोड़ा ही दूर है। मैंने चुप करके उस औरत को उठने में मदद दी तो वाकई में उसकी टांग से सही तरह से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। मैंने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ है आपके साथ, कोई हादसा तो पेश नहीं आया। बस चुपचाप हम दोनों छोटे छोटे कदम उठाते चलने लगे। तकलीफ के बावजूद वो औरत डगमगा कर चल तो रही थी, मगर वो एक मर्तबा भी गिरी नहीं थी, जबकि मेरी तो बस हो चुकी थी। रास्ते में मेरा घर आया तो मैंने उसे कहा कि यहाँ पर रुककर थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, गर्मी भी शदीद है, मैं फिर आपको आपके घर छोड़ आऊंगी। मगर मेरे घर के नाम पर उसने जल्दी से नफी में ऐसे सर हिलाया गोया उसे खदशा हो मैं कहीं उसे वाकई में अपने घर ना ले जाऊं। मुझे बड़ी हैरत हुई, जिसे छुपाते हुए मैंने कहा कि ठीक है खाना खा लें, भूख लगी होगी आपको। वो खुद को मुझसे छुड़ाकर पीछे हुई, बोली तुमने जाना है तो जाओ, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। मुझे बड़ा अजीब लगा, वो बहुत ही अलग थलग सी औरत थी। भला क्या कबाहत थी आराम करने में, जबकि मैं जवान होकर थक चुकी थी तो फिर तो वो बूढ़ी थी। मैंने बमुश्किल जब्त किया, उसको सहारा देकर कहा कि अब आपकी मदद कर रही हूँ तो मंजिल तक पहुँचाकर ही दम लूंगी, आप चले मेरे साथ। इतना कहने पर वो खुश हो गई। हम दोनों एक मर्तबा फिर से चलने लगे। सूरज जैसे सवा नेज़े पर पहुंच गया था। मेरा पसीने से बुरा हाल था, सारे कपड़े पसीने में तितर बितर हो गए थे। मैंने गर्मी से कुमला कर उस बूढ़ी खातून को देखा तो उस पर तो जैसे गर्मी ने कोई भी असर नहीं किया था, उसे शायद पसीना भी नहीं आया था। मैंने दिल ही दिल में सोचा, या खुदा ये इंसान भी है ना ये थक रही है ना इसे गर्मी लग रही है, जबकि मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी। तकरीबन 1 घंटा मजीद रेंगते हुए हम उस बूढ़ी औरत के घर पहुंचे। वो घर था या कोई खंडर, मैं अंदाजा नहीं कर सकी। उस घर की हालत बहुत ज्यादा बोसीदा थी, ऐसे लगता था कि अब गिरा के तब गिरा। मैंने हैरत से पूछा, यहाँ पर रहती हैं आप? उसने इस बात में सर हिलाकर मुझे भी अपने साथ अंदर आने का बोला, मगर मैंने मना कर दिया कि घर वाले परेशान हो रहे हों, मैं अभी चलती हूँ, दोबारा वक्त मिला तो फिर कभी आ जाऊंगी। वो मेरी तरफ चमकती निगाहों से देखकर बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो, चलो खैर तुम्हारी मर्जी, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम मुझसे मिलने जरूर आओगे। ऐसा हो ही नहीं सकता जिसे मैं बुलाऊं वो ना आए। चलो जाओ अब तुम अपने घर, गर्मी में क्यों खड़ी हो। ये कहते हुए वो अंदर गई और अगले चंद सेकंडों में ही बाहर आ गई। एक बोतल में कोई मशरूब था जो उसने मुझे थमा दिया कि गर्मी ज्यादा है, ये पीती जाना। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं वो बोतल उससे लूं, मगर फिर भी एहतराम के पेश नजर मैंने थाम ली और वापसी के लिए चल पड़ी। मैं जिंदगी में जितने लोग भी देखे थे, ये औरत उन सबसे ज्यादा अजीबोगरीब लगी थी। मैंने सोच लिया था कि वो शरबत नहीं पीऊंगी, पता नहीं क्यों, मगर गर्मी की शिद्दत जैसे ही थोड़ी ज्यादा महसूस हुई, मैंने अनजाने में वो बोतल खोलकर मुंह से लगा ली। ऐसा जायकेदार शरबत मैंने कभी नहीं पिया था। मेरा बस नहीं चल रहा था मैं उसे एक ही सांस में खत्म कर दूं। उसके बाद मेरी हालत काफी बेहतर हो गई। घर पहुंचने तक मुझे बिल्कुल भी गर्मी ने नहीं सताया। अम्मा मुझे देखकर हैरानी से बोली, इकरा कहाँ रह गई थी तुम, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा। मैंने जवाबन अम्मा को उस बूढ़ी खातून के मुतालिक बताया तो वो आम से लहजे में बोली, कभी तुम्हारा पाला बूढ़े लोगों से नहीं पड़ा ना, तभी ऐसी बातें कर रही हो। सभी बूढ़े लोग अजीब होते हैं, कहीं ना कहीं
ان کا बचगाना पन सताता है तो कभी उनकी अकलमंदाना बातों से उलझन होती है। खैर अच्छा किया तुमने जो उस बड़ी बीबी की बात को फौकियत दी। अब मुंह हाथ धो लो, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठंडा तो हो गया होगा मगर क्या कर सकते हैं। अम्मा ने अपने 2 ही जुमलों में मेरी सारी कसाफत धो डाली और मैं भी ये सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि शायद वो बूढ़ी खातून इसी वजह से चिड़चिड़ेपन का शिकार थी। बहरहाल मैं शरबत पीकर सोने के लिए लेट गई। असर का वक्त हो रहा था। मैं दोबारा नमाज पढ़ने के लिए उठी तो मुझे अपने कमरे से बू सी महसूस हुई। मैंने ध्यान दिया तो एहसास हुआ ये तो वैसी ही बू है जैसी उस बूढ़ी खातून में से आ रही थी। वो गंदी बू नहीं थी, जैसे हर इंसान की एक बू होती है वैसे ही उस बुढ़िया की बू थी। मैं समझ गई कि मैं उसे अपने साथ लेकर गई थी पूरे रास्ते, तो यकीनन है ये बू मुझी में से आ रही होगी। मैंने 2-3 मर्तबा खुद को सूंघा भी मगर मुझ में से नहीं आ रही थी, कमरे में से आती हुई महसूस हो रही थी। मैं अजीब कश्मकश में पड़ गई। जाकर नहा कर आई मगर वो बू तो जैसे किसी ने खुद ही से कमरे में भर दी हो। अम्मा खुशबू लगाने से मना करती थी मगर आज मैंने खुशबू भी लगा ली, मगर वो बू उस खुशबू पर भी हावी थी। मैं झंझला कर रह गई। बिस्तर पर लेटकर सोचने लगी कि शायद ये बू मेरे दिमाग को चढ़ गई है। इर्द गिर्द ऐसा वैसा कुछ नहीं है, बस मेरे जहन में है। तो तभी मुझे हर जगह से एक ही चीज का एहसास हो रहा है। मैं खुद ही से उलझते सुलझते लेट कर सो गई। जैसे ही मगरिब हुई तो अम्मा ने आकर मुझे उठा दिया कि कैसे मगरिब के वक्त लेटी सो रही हो। इस वक्त नहीं सोते तो मजबूरन मुझे उठना पड़ा। अम्मा भी बाहर जाने लगी मगर ठटक कर रुकी। वापस आकर पूछा, ये कैसी अजीब सी बू आ रही है तुम्हारे कमरे से। मैं जो अभी भी नींद में थी, भक से मेरी सारी नींद उड़ गई। मैं फटी फटी निगाहों से अम्मा को देखते हुए पूछने लगी, आप बताएं कैसी बू है। अम्मा साबका लहजे में बोली, जलने की सी है और अजीब सी, बदबू तो नहीं कह सकते इसे। तुमने तो कोई खुशबू नहीं लगाई जो ये इतनी तेज आ रही है। मैंने नफी में सर हिलाया और कहा, पता नहीं अम्मा क्यों आ रही है कमरे से। मेरा तो खुद सर दर्द कर रहा था तो थोड़ी खुशबू लगा ली, चलो अच्छा खुद ही खत्म हो जाएगी। मेरी अगली बात सुने बगैर वो कमरे से चली गई, जबकि मैं उन्हें बताना चाहती थी कि बिल्कुल ऐसी ही बू उस बूढ़ी खातून से मुझे आ रही थी। अम्मा के जाने के बाद मैं भी कमरे से बाहर आ गई और जो 2-4 काम थे वो निपटाने के बाद मशीन रख ली। मैं सिलाई स्कूल में सिलाई सीखने जाती थी, जिसकी छुट्टी दोपहर को होती थी। आज भी सिलाई सेंटर से ही वापस आ रही थी जब वो औरत मुझे मिली। खैर सिलाई करते करते मेरा दिमाग एकदम से ताजा दम हो गया और जो कोई सोच विचार चल रही थी वो भी दम तोड़ गई। मेरी बहन भी मेरे पास आ बैठी, स्कूल का सबक याद करने लगी। मैं तकरीबन 10 पढ़ी हुई थी और वो 3री जमात में थी। उसका सबक शायद बुजुर्गों का एहतराम करना था। मेरी निगाहें तो सिलाई पर थी मगर ध्यान पूरा उसके सबक की जानिब लगा हुआ था। वो ऊंची आवाज में पढ़ रही थी, हमें बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए, वो जो कहे उनकी बात माननी चाहिए। मजीद हमें उनकी तन्हाई में उनका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि जब वो उम्र रसीदा होते हैं तो उनकी तन्हाई का एहसास बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अगर वो बीमार हो तो वक्तन फवक्तन जाकर उनकी तीमारदारी करते रहनी चाहिए। इस तरह उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकलती हैं। मेरी बस हो चुकी थी। मैंने अपनी बहन से कहा, जाकर कमरे में पढ़ाई करो, यहाँ मैं तंग हो रही हूँ। वो बच्ची वहाँ से चली गई तो मैंने भी अपना काम समेट लिया, क्योंकि मेरा दिल अब उचाट हो चुका था। मेरा अब भी यही ख्याल था कि वो बुढ़िया पागल है, मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए, वरना अंदर ही अंदर मेरा उसकी खैर खैरियत मालूम करने के लिए दिल मचल रहा था। मगर मैं जब्त किए बैठी रही और दूसरे कामों में उलझ गई। रात को सोने के लिए बिस्तर पर लेटी तो एक मर्तबा फिर से वो बूढ़ी औरत छपाक से मेरे जहन पर ऊद आई, जब मुझे उसकी वो तनबीह याद आई कि जब मैं किसी को बुलाती हूँ तो उसे आना ही पड़ता है। ये बात सोचकर मैंने उसकी जिद और अना को खुद से ही तोड़ने का फैसला किया और तय कर लिया कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मैं सो गई जब एक अजीब सा ख्वाब आया। वो औरत बड़ी तकलीफ में थी, उसकी टांग में से खून रस रहा था। वो मदद के लिए किसी को पुकार रही थी मगर वहाँ कोई भी नहीं आया। मैं नींद से उठी तो दिल की धड़कन बहुत ज्यादा तेज थी। मैंने वक्त देखा तो रात के 3 बज रहे थे। मुझे उसकी फिक्र होने लगी, क्या पता बेचारी वाकई तकलीफ में हो और न जाने क्यों उसने मुझे बुलाया हो अपने पास। शायद वो भी तन्हा होगी, इसीलिए मुझे जाना चाहिए। एक मर्तबा जाकर उसकी खैर खैरियत तो दरियाफ्त करना बनता ही है। ये सोचकर मैं काफी पुरसकून हो गई। कल से दिमाग में जो भी जंग चल रही थी वो अचानक से दम तोड़ गई। सुबह ही सुबह मैंने अम्मा को बताया कि आज मैं सिलाई सेंटर से जल्दी छुट्टी लेकर कल वाली खातून के घर जाऊंगी, अगर आप इजाजत दें तो। अम्मा ने मुझे सिर्फ इतना कहा कि ध्यान से जाना और इजाजत दे दी। मैं सिलाई सेंटर में बमुश्किल 1 घंटा बैठी होंगी जब उस बूढ़ी औरत का ख्याल सताने लगा, तो जल्दी छुट्टी लेकर कल वाली जगह जानी पहचानी राहों पर चलने लगी। आज कल की निस्बत काफी कम गर्मी थी। उस बोसीदा से घर के सामने रुक कर
देखा तो मुझे काफी हैरत हुई। वो औरत भला यहाँ क्यों रहती है? खस्ता हाल दीवारें, पलस्तर और सीमेंट उखड़ा हुआ था। शायद छतें भी बस अल्लाह के रहमो करम पर ही खड़ी थी, वरना किसी भी वक्त गिर सकती थी। मैं दिल कड़ा करके अंदर चली गई। सामने ही बरामदे में दीवार के साथ कपड़ा बिछाए वो औरत बैठी हुई थी, जो मुझे देखकर खिल के मुस्कुराई। मैं भी मुस्कुरा दी। अपने करीब जगह बनाकर बोली, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैंने हैरत से कहा, आपको कैसे पता मैं आऊंगी आज? वो अजीब सा मुस्कुरा कर बोली, मैं जानती थी तुम जरूर आओगी, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ मैं किसी को बुलाऊं और वो ना आए। बैठो। वैसे तुम पहली लड़की हो जिसे मैंने खुद दावत दी है, वरना मैं किसी को भी अपने घर नहीं बुलाती। मैंने हैरानी से पूछा, आप यहाँ पर अकेली रहती हैं? वो नफी में सर हिलाकर बोली, मैं यहाँ नहीं, इस पूरी दुनिया में ही अकेली हूँ, बस 2 बच्चों के अलावा। 2 बेटे हैं मेरे, उन्हें बहुत चाहती हूँ। मैंने फिर पूछा कि आपके बेटे कहाँ हैं? वो साथ नहीं रहते आपके? वो गमगीन होकर बोली, नहीं। अच्छा तुम आओ बैठो, मेरा दिल चाहता है तुमसे बहुत सी बातें करूं। कोई नहीं है मेरी तन्हाई बांटने के लिए। तुम बताओ क्या पियोगी? कल वाला शरबत अच्छा था, वही लाऊं तुम्हारे लिए? मैं बस मुस्कुरा कर रह गई। वो जैसे मेरी मुस्कुराहट का मतलब समझकर अपनी जगह से उठी और एक जानिब बने टूटे फूटे से किचन में चली गई। मैंने एक नजर वापस इस घर पर डाली तो दिल को कुछ हुआ। जगह जगह पत्तों और कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जो सीमेंट उतरा था वो वहीं नीचे ढेर हुआ पड़ा था। लंबे लंबे जाले पर्दे की तरह लटक रहे थे। नीज इस घर की हालत किसी भूत बंगले से कम ना थी। मैंने उस चादर को देखा जिस पर वो बूढ़ी खातून बैठी थी। वो बेहद दर्जे मैली थी। मुझे एकदम से उबकाई आई तो मैं उससे उठकर साइड पर होकर बैठ गई। वो मेरे लिए गिलास में शरबत लेकर आई तो मैंने पिए बगैर एक तरफ रख दिया, क्योंकि उस शरबत को पीने का भी दिल नहीं चाह रहा था। मतली हो रही थी। जितनी गंदगी में वो बैठी थी वो किसी भी इंसान के रहने के काबिल जगह हरगिज नहीं थी। शायद वो मेरी कैफियत समझ गई। फिर बोली, हाँ तुम साफ सुथरे इंसान, भला हमारे हाथों का कहाँ खाते हो? चलो कोई बात नहीं, और बताओ घर में कौन कौन है तुम्हारे? मुझे उसकी बात से शर्मिंदगी हुई थी, मगर मैंने फिर भी उस शरबत को हाथ नहीं लगाया और घर वालों के मुतालिक बताने के बजाय उसी से पूछा कि अब कैसी हैं आप? टांग ठीक है आपकी? क्या हुआ था आपको? वो आह भरते हुए बोली, लंबी कहानी है, एक निशिस्त में नहीं सुना सकती। तुम आती रहना, आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाएगा। वैसे तुम मुझे बहुत पसंद आई हो। अब मेरी सारी जिंदगी बहुत जल्द तुम्हारे सामने खुल जाएगी। तुमने अपने घर के बारे में नहीं बताया। मैं जो समझ रही थी कि वो मेरे घर वालों के मुतालिक पूछकर भूल चुकी हैं, तो मैं गलत थी। मैंने बस मोटा मोटा बता दिया कि हम 4 बहनें हैं। एक मैं हूँ, एक बहन माजूर है, एक की मंगनी हो चुकी है और एक सबसे छोटी है जो पढ़ रही है। और भाई? बूढ़ी औरत ने अगला सवाल पूछा तो मैंने नफी में सर हिला दिया और कोई बात नहीं की। वो ठंडी सांस भरकर बोली, कितना बोझ होगा ना तुम्हारे वालिदैन का 4 बेटियों के लिहाज से। ऐसा करो तुम मेरे पास रुक जाओ, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठा लूंगी। जो कहोगी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। मेरी तन्हाई भी खत्म हो जाएगी और ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी। ये कहते हुए सिर्फ एक लम्हे के लिए उसकी आंखें बुरी तरह से चमकी थी कि मैं हैरत का शिकार हो गई, मगर अगले ही लम्हे वो वापस अपनी साबका हालत में आ चुकी थी। अचानक से मेरे दिल में ख्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो ये औरत हकीकत में कुछ और हो और मेरे सामने कुछ और। आजकल जमाने का क्या पता चलता है, मैं हूँ भी अकेली, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। मैंने अपने बैग पर गिरफ्त मजबूत की और कहा कि मैं बस आपका पता करने आई थी, अब मुझे चलना चाहिए। वो एकदम तड़प कर बोली, बैठ जाओ कुछ देर। जिनका कुछ नहीं होता वो ऐसे ही भीख मांगा करते हैं कि कोई उन्हें अपने से नवाज दे। मैं तो बहुत सालों से यहाँ अकेली रहती आ रही हूँ, मगर अब थक चुकी हूँ। क्या तुम मेरी तन्हाई नहीं बांट सकती? बस कुछ देर और बैठ जाओ, तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे सुकून मिलता है। बूढ़ी औरत की बातें बड़ी अजीबोगरीब थी। मैंने एक नजर उसके चेहरे पर डाली तो फौरन से निगाहें फेर उसका चेहरा बेहद स्याह था। शायद चेहरे पर चीचक के दाने भी थे। मुआजिना कर रही हो अपने और मेरे चेहरे का? बूढ़ी खातून मेरे देखने का अंदाज समझते हुए बोली। मैं उसे अभी ना करने ही वाली थी जब वो नफी में सर हिलाकर बोली, कोई बात नहीं, तुम अकेली नहीं हो जो ऐसे देख रही हो, अभी ऐसे ही देखते हैं। इसी वजह से मैंने खुद को यहाँ इस 4 दीवारी में मुकीद कर लिया है, जहाँ कोई नहीं आता जाता। खैर तुम भी आजाद हो, मैं किसी को बांध नहीं सकती। जाना चाहो तो चली जाओ, मगर दोबारा कभी यहाँ ना आना, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मैं उसकी बातें सुनकर अजीब से मखमसे में फंस चुकी थी। अपनी जगह से खड़ी हुई और जाने के लिए कदम बढ़ा दिए। उस औरत ने मुझे बिल्कुल भी नहीं रोका। मैं दरवाजे तक पहुंची तो अचानक
अचानक से मेरे दिल को कुछ हुआ। पता नहीं बेचारी कितनी तन्हाई की अजियत में होगी जो ऐसी बातें कर रही थी। मुझे उसे यूं छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर मैं कभी कभार उसके पास आ जाऊं तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैंने आगे बढ़ने के बजाय पीछे को कदम उठाए और बिल्कुल उसके करीब जाकर बैठ गई। वो दीवार से टेक लगाए फिजा में किसी शय को घूर रही थी। मैं भी उसके पास दीवार को टेक लगाकर बैठ गई और पूछा, क्या मैं आपके पास कुछ देर और रुक सकती हूँ? पहले तो उसने मुझे हैरानी से देखा जैसे समझी ना हो, मगर जब मैं मुस्कुराई तो उसकी आंखें भी चमकने लगी। यानी तुम मुझे अकेला नहीं कर रही? वो बच्चों की सी खुशी से पूछ रही थी। मैंने नफी में सर हिलाया तो वो गहरा सांस लेकर बोली, बिला आखिर कोई तो ऐसा है जिसे मुझसे खौफ नहीं आ रहा। मेरे खुदाया, मैं अपनी खुशी को कहाँ जाकर छुपाऊं? तुम सच कह रही हो ना लड़की? ये ना हो तुम मुझे पहले से ज्यादा अजियत में फेंक कर चली जाओ। मैंने इस बात में सर हिलाया और कहा, सच कह रही हूँ और मैं वक्तन फवक्तन आपके पास आती भी रहूंगी। अभी मुझे जाना है, मैं घर बता कर नहीं आई थी कि ज्यादा देर हो जाएगी। कल या परसों जैसे ही मौका मिलता है मैं आपके पास आ जाऊंगी। वो शायद मेरे अंदर तक झांकने का हुनर रखती थी, तभी इस बात में सर हिलाकर बोली, अच्छी बात है, जाओ तुम अभी फिर जरूर आना। अगर नहीं आई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। मैं उन्हें सलाम करके वापस आ गई। मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मैं जितना उस बूढ़ी औरत के मुतालिक सोचती उतना ज्यादा ही उलझ जाती। बिलाखिर मैंने यही नतीजा अखज किया कि वो तन्हाई की मारी है। तभी शायद ये कैफियत उनके दिमाग पर हावी हो चुकी है और वो ऐसी अजीबो गरीब शख्सियत में ढल चुकी है। मैं एक दिन वहाँ नहीं गई। अगले रोज सिलाई सेंटर से जल्दी छुट्टी लेकर वहाँ चली गई। अम्मा को मैं इस बात से आगाह कर चुकी थी। उन्हें कोई एतराज नहीं था। मैं भी पुरसकून थी। उस बोसीदा से घर में पहुंची तो बिल्कुल पहले के अंदाज में वो औरत दीवार से टेक लगाकर बैठी थी। मुझे देखते ही वो खिल उठी, प्यार से बोली, कोई मुश्किल तो नहीं हुई? मैंने नफी में सर हिलाकर पूछा, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराकर बोली, तुम्हें देख लिया तो ठीक हो गई। तुम्हारी सूरत ही इतनी प्यारी है, देखते ही खुशगवारी का एहसास रगो पैर में उतर जाता है। मैंने आज उनकी बातों को ज्यादा नहीं सोचा और मुस्कुरा के रह गई। मैंने अपना बैग रखा तो वो हिचकिचाते हुए बोली, वो उधर किचन में सामान रखा है, खुद ही शरबत बना लो, मेरे हाथ का शायद पसंद ना करो। मैंने अब भी कुछ नहीं कहा और किचन में आ गई। किचन क्या था, बस 2-4 बर्तन थे और टूटा हुआ ईंटों से बना हुआ चूल्हा था। सामान पर ऐसे गर्द पड़ी थी कि देखकर उबकाई महसूस हुई थी। शरबत का सामान देखा तो एक बोतल में कोई अर्क पड़ा था, पास घड़े में पानी था जिसके ऊपर कपड़ा डाला हुआ था। मैंने एक प्याला अच्छे से धोया। शरबत ना सिर्फ खुद पिया बल्कि उस औरत के लिए भी बना लाई जो मुझे दुआएं देने लगी। उससे फारिग होकर मैंने अपना दुपट्टा कमर पर बांधा और घर की साफ सफाई करने लगी। भले से वो औरत यहाँ पर बड़े सुकून से रह रही हो, मगर मैं बार बार यहाँ आऊंगी और इतना गंद देखकर शायद यहाँ पर रुक ना सकूं। मैंने किचन से शुरुआत की। 2-3 घंटे लगाकर वो अच्छे से ना सिर्फ साफ किया बल्कि धो भी डाला। पानी के लिए नलका था जहाँ से भर भर कर मैंने फर्श धोया। बूढ़ी खातून पहले तो मुझे रोकती रही कि इस सब की जरूरत नहीं है, मैं इस गंद में भी खुश हूँ, मगर जब मेरे हाथ ना रुके तो उसने भी मना करना बंद कर दिया और एक जानिब बैठकर मुझे ये सब कुछ करता हुआ देखने लगी। 3 घंटों की मुसलसल मेहनत के बाद इतना फर्क पड़ा था कि किचन अच्छे से साफ हो गया था। उसके रस्सियों की मानिंद लटकते जाले भी अब उस जगह पर नहीं थे। दीवारें तक मैंने पानी से धो डाली थी। इतनी सफाई देखकर मेरे अंदर सुकून उतरने लगा। मैं घर वापस जाने के लिए तैयार हुई तो बूढ़ी औरत बोली, कुछ खा लो, भूख लगी होगी, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि फिलहाल मैंने किचन साफ किया था, खाने पीने का सामान वैसे ही रखा था और मैं सिर्फ वही खा सकती थी जो मेरी आंखों के सामने साफ सुथरा पड़ा हो। वो शायद मेरी बात समझ गई और दोबारा से कुछ ना कहा। मैं भी पैदल घर की तरफ चलने लगी जब मेरे पीछे से एक गधा गाड़ी आई। मैं एक जानिब हट गई। शदीद गर्मी की शिद्दत थी और पसीने में जिस्म शराबोर था। चलना भी मुहाल था क्योंकि थकावट की वजह से मैं कदम कहीं पे रख रही थी, पड़ कहीं पे रहा था। मैं एक तरफ हुई तो वो गधा गाड़ी मेरे ऐन करीब आके रुक गई, जबकि मैं नहीं रुकी और मुसलसल चलती रही क्योंकि मुझे बस जल्द अज जल्द घर पहुंचना था। वैसे भी अभी 1 घंटा मजीद मुझे चलना था क्योंकि इस रास्ते पर कभी कोई सवारी नहीं देखी थी मैंने। बार बार दिल से यही दुआ निकल रही थी कि किसी तरह उड़कर घर पहुंच जाऊं। वो गधा गाड़ी रुकी मगर मैं अपनी सोचों में ही उलझी हुई थी तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अनूज सामने देखते हुए चलने लगी। तभी एक जनाना आवाज मेरे कान में पड़ी, उड़िए कहाँ जा रही है, आजा मैं छोड़ देती हूँ, देख कितनी गर्मी है। मैंने चौंक कर पीछे देखा तो एक बूढ़ी औरत घूंघट निकाले गधा गाड़ी पर बैठी हुई थी।
जिस से पहले काफी पट्टे पड़े हुए थे। मैंने उस औरत को देखा तो एक लम्हे के लिए लगा कि ये वही बूढ़ी औरत है जिसके घर से मैं आ रही हूँ, मगर फिर दिमाग ने थपकी दी तो ख्याल आया कि उसके पास कहाँ से गधा गाड़ी आनी, वो तो बड़ी ज़ुबूं हाली में रह रही है, उसके घर में तो बर्तन भी पूरे नहीं, तो गधा गाड़ी कहाँ से आनी। ये सोचकर मैंने सर झटका और उस औरत को देखा तो वो तीखे से लहजे में बोली, आजा बैठ जा, थक जाएगी, आजा आजा। मैंने उसके लहजे पर गौर किया तो वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, सो मैं जाकर उसकी रेहड़ी पर बैठ गई। उसके बाद मुझे कुछ भी होश न रहा, पता नहीं गधा गाड़ी कहाँ कहाँ फिरती रही। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर के सामने थी। मैंने हैरत से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला मेरे घर का? वो मुझसे भी ज्यादा हैरानी से बोली, याद नहीं, बैठते हुए तुम्ही ने तो अपने अब्बा का नाम लेकर घर का पता बताया था। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं था, मगर मैं उसका शुक्रिया अदा करके अपने घर आ गई। वो भी वहाँ से चली गई। घर आते ही मैंने सबसे पहले खाना खाया और सोने के लिए लेट गई। शाम को उठी तो अम्मा का उतरा हुआ चेहरा था। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, इकरा ये तो कोई अच्छी बात नहीं, तुम घर देर से आओ। मेरा कौन सा कोई बेटा है जिसे मैं अपनी बेटियों के पीछे खबर लेने के लिए भेजूं? चलो जो भी है, तुम उस बूढ़ी औरत के पास चली जाती हो, मगर एक दो बार तो ठीक होता है, ऐसे जाना और फिर पीछे घर वापस पलटना भूल जाना बहुत गलत बात है, समझ रही हो ना? घर की तरफ भी थोड़ा ध्यान दो। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही। अम्मा की बातें बिल्कुल बजा थी। ना हमारे अब्बा थे, ना ही कोई भाई था, बल्कि हमारे घर में सिर्फ औरतें ही थी। मैं अम्मा को समझा नहीं सकती थी कि वो औरत बिल्कुल भी ऐसी नहीं कि उससे कोई नुकसान पहुंच सके। मैं रात को अपने एक जोड़े की सिलाई करके फारिग हुई तो मुझे ख्याल आया, क्यों ना इस बूढ़ी औरत के लिए भी कोई जोड़ा सी दूं, वो बहुत खुश होगी। घर में एक कपड़ा पड़ा हुआ था, मैंने अंदाजे से काटा और रातों रात उसके लिए एक बहुत ही प्यारा सा जोड़ा सी दिया। जब मैं अपने काम से फारिग हुई तो तहज्जुद का वक्त हो रहा था। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़कर सोने के लिए लेट गई। जैसे ही लेटी, नींद मुझ पर गालिब आ गई और मैं क्या देखती हूँ, किसी पहाड़ों के दरमियान वादी में मौजूद हूँ। इर्द गिर्द ऊंचे ऊंचे पहाड़ मौजूद हैं। उन पहाड़ों के दरमियान एक खुला सा मैदान है जिस पर कोई घास या पौधा मौजूद नहीं। अलबत्ता उस मैदान में लंबे लंबे चोले पहनकर बेशुमार लोग घूम रहे हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ, मगर मेरा चोला उन सबसे मुख्तलिफ है, शायद सुनहरे रंग का, जबकि बाकी सबके सफेद चोले थे। अचानक एक जोरदार सी घंटी बजती है, जिसे घबराकर मैं अपने कानों पर हाथ धरकर नीचे बैठ जाती हूँ। तभी मेरे सामने से लोग परे हट जाते हैं और मेरे सामने का मंजर एकदम से बड़ा वाज़े और बड़ा बड़ा सा हो जाता है। सामने एक बड़ा सा पत्थर होता है जिस पर कोई काला चोला पहने, घुटनों में सर दिए बैठा चीखे मार मार कर रो रहा होता है, शायद कोई औरत। बाकी सब लोग उससे खार खाते हुए दूर दूर हो जाते हैं, गोया वो कोई अछूत हो। और तभी मेरी आंख खुल गई। मैं हक्का बक्का बैठी सोचने लगी, ये सब क्या था? मैंने अभी क्या देखा? क्या ये जो कुछ भी देखा उसका हकीकत से कोई ताल्लुक है भी या नहीं? उसी वक्त फजर की अजान होने लगी तो मैं चौंक गई। हमेशा बड़ों से यही सुना था कि फजर के वक्त जो ख्वाब आए वो हकीकत होते हैं। अब वल्लाहु आलम उनकी बात सच थी या बस अपने अंदाजों पर ही मुश्तमिल थी। मैं इस बात का कोई फैसला ना कर सकी। सुबह ही सुबह मैंने अम्मा को मना लिया कि मैं जल्दी वापस आ जाया करूंगी। अम्मा को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, वो बस यही चाह रही थी कि मैं घर जल्दी वापस आ जाया करूं। वो मान गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि सिलाई सेंटर से छुट्टी करके बड़ी बी के घर चली जाऊं, मगर आज मुझे छुट्टी नहीं मिली क्योंकि मुसलसल तीसरा दिन था मैं छुट्टी ले रही थी। मैं मायूस हो गई। मैं अब जा भी नहीं सकती थी क्योंकि अम्मा फिर नाराज हो जाती। खैर वो पूरा दिन मैंने बड़ी मुश्किल से गुजारा। शाम तक मैं थक गई तो सोचा एक जोड़ा और सी लेती हूँ, ऐसे खुश हो जाएगी कि एक के बजाय दो दो नए जोड़े देखकर। अम्मा ने मेरे लिए एक जोड़ा लेकर रखा हुआ था, उनसे छुप कर मैंने बड़ी बी के लिए वो भी सी दिया। रात को सोने के लिए लेटी तो मैं बड़ी खुश थी। वही कल वाला वक्त था। सोने के लिए लेटी तो एक नया ख्वाब आया, मगर अजीब बात ये थी कि वो ख्वाब बिल्कुल कल वाला ही ख्वाब था, लेकिन उसमें नयापन ये था कि कल वाले ख्वाब की आगे वाली कहानी शुरू हो चुकी थी। आज भी वही जगह, वैसे ही चोले पहने लोग जिनके बीच में मैं भी फिर रही थी। सामने के पत्थर पर स्याह चोले में कोई औरत बैठी रो रही थी। सब लोग उसे अजीबो गरीब बातें कर रहे थे, जैसे बहुत ही हकीर जान रहा हूँ। जब भी कोई बुरी बात करता तो उसकी चीखें पहले से ज्यादा बुलंद हो जाती और वो धाड़े मार मार कर रोने लगती। अचानक से उसने अपना सर घुटनों से उठाया और उन सब लोगों की जानिब लपकी। फिर वो लोग उसे धुतकार कर पीछे हो गए। जैसे वो एक कदम आगे बढ़ती, लोग 4 कदम पीछे हो जाते। यानी इतने बड़े मजमे में उसने बिल्कुल तन्हा कर दिया। मैंने आगे बढ़ के देखा तो स्याह चूहे और उसके जिस्म की रंगत में बिल्कुल भी कोई फर्क नहीं था। देखने में वो बहुत बदसूरत थी। मैं उसकी सूरत देखकर डर चुकी थी। मेरी एक झटके से आंख खुल गई। इर्द गिर्द देखा तो मुझे लगा मैं वहीं उसी मैदान में मौजूद हूँ, मगर मैं गलत
गलत थी, क्योंकि उस वक्त मैं अपनी चारपाई पर अपने घर में मौजूद थी। मैंने ध्यान दिया तो अब भी फजर की अजानें पूरी हो रही थी। मेरे जिस्म का रुआं रुआं खड़ा हो गया। ये सब क्या था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। कोई ख्वाब किसी कहानी की तरह किस्तों में रोज नजर आए। मैं हड़बड़ा कर उठ गई, नमाज पढ़ी, फिर नाश्ता बनाने लगी। यूं लग रहा था मेरी जिंदगी उस बूढ़ी औरत के इर्द गिर्द कहीं घूम रही है। बज़ाहिर तो उसका साथ मेरा इतना जोड़ नहीं था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं हम दोनों के दरमियान एक गहरा ताल्लुक था। मैंने आज सिलाई सेंटर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया और पैदल ही पैदल बूढ़ी औरत के घर की तरफ चल पड़ी। मैं बहुत पुरजोश थी। उसे कपड़े देकर उसके चेहरे पर अचानक से ऊद आने वाली खुशी देखना चाहती थी। उसके घर के बाहर रुककर 2 लम्हे मैंने अपना सांस दुरुस्त किया। फिर जैसे ही उसके घर के अंदर दाखिल हुई तो वो दरवाजे के सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। मैं अचानक से उसे ठटक कर रुकी। पूछा, आप किसी और का इंतजार कर रही थी क्या? उसने नफी में सर हिलाया, बोली नहीं, तुम्हारा। मैं बहुत हैरान हुई। पूछा, आपको कैसे पता मैं आ रही हूँ या इस वक्त ही मैं आऊंगी? वो मुस्कुरा कर मुझे अंदर आने का इशारा करते हुए बोली, छोड़ो इस बात को, मुझे तो यही खुशी बहुत है कि किसी ने अपना वादा ऐफा किया। आ जाओ। आज भी घर की हालत वही थी जो मैं छोड़ कर गई थी, मगर सिर्फ किचन के अलावा। मैंने उसे झट से अपने बैग में से वो 2 जोड़े निकाल कर दिए और कहा, माँ जी, ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाए हैं। मुझे उम्मीद है ये आप पर अच्छे लगेंगे। चले एक जोड़ा पहन कर दिखाएं। वो जितना खुश हो सकती थी उससे कहीं ज्यादा हुई। मेरे दिल को भी ठंडक मिली कि मैंने किसी बेसहारा को खुशी से हमकिनार किया है। पता नहीं ऐसी खुशी के लिए वो औरत कब से तरस रही होगी, मगर उसके पास कोई नहीं था। उसने खुशी खुशी मुझे वो कपड़े पहन कर दिखाए तो वो उस पर खूब जच रहे थे। हालांकि उसकी रंगत पर ये रंग इतने ज्यादा खिल नहीं रहे थे, मगर उसके चेहरे पर फूटती खुशी देखकर मुझे बड़ा अच्छा सा एहसास हुआ। अचानक से मेरे दिमाग में झमाका हुआ और कहीं अंदर ही अंदर ये एहसास बहुत शदीद था कि ये औरत उस ख्वाब में चोला पहनकर रोती हुई औरत से बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। कहीं ये वही तो नहीं है? मगर मैं उसी लम्हे नफी में सर हिलाते हुए खुद को पुरसकून कर चुकी थी कि नहीं, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। ये ख्वाब हकीकत नहीं है, बस मेरी जहनी इख्तरा है, वरना जोड़ने को तो मैं अपना ख्वाब किसी के साथ भी जोड़ सकती हूँ। जब मैं ये सब सोच रही थी, उस बूढ़ी खातून ने एक गहरी नजर मुझ पर डाली। गोया वो मेरी जहनी कैफियत और सोच से बाखबर हो चुकी थी। उस गहरी नजर के पीछे छुपी धीमी सी मुस्कुराहट ने मुझे अंदर ही अंदर डरा दिया था, लेकिन अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं कश्मकश का शिकार हो चुकी थी। आज मैंने एक कमरा साफ करके उसे बूढ़ी औरत के रहने के काबिल बना दिया था। आज भी मैं काफी थक गई थी, मगर आज खुशी मेरे अंग अंग से फूट रही थी। मैंने किचन में अपने और उस औरत के लिए खाना बनाया। खुद तो बस 2-4 नवाले लेकर रख दिया, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था। पता नहीं क्यों अजीब सी कैफियत होने लगी थी वो खाना खाकर। जैसे ही सिलाई सेंटर से छुट्टी का वक्त हुआ तो मैं उसे खुदा हाफिज कहते हुए घर से बाहर आ गई। वो भी काफी दुखी हो रही थी मुझे भेजते हुए। मैंने वजह पूछी तो हिचकिचाते हुए बोली कि मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, बड़ी अपनी अपनी लगने लगी हो, खुश रहो हमेशा। मैं मुस्कुरा कर चल दी। आज भी गर्मी थी, मगर उसकी शिद्दत काफी कम थी। मैं मुसलसल चलते हुए आ रही थी जब पीछे से वही गधा गाड़ी आई जिस पर एक औरत घूंघट निकाले बैठी थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसने मुझे इशारा कर दिया। मैं उसका इशारा समझते हुए छलांग लगाकर रेडी पर बैठ गई। आज मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, यहाँ से रोज गुजरती हो क्या? उसने इस बात में सर हिला दिया, अलबत्ता कोई जवाब नहीं दिया। मैं चुप कर गई। मेरा दिल चाह रहा था कि उससे बातें करूं। पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस औरत या लड़की जो भी है उसे जानती हूँ। अलबत्ता उसकी आवाज बहुत मुख्तलिफ थी, जिससे मैं उसकी शनाख्त नहीं कर पा रही थी। थकावट भी कम थी और गर्मी भी, सो मैं पूरे रास्ते जागती रही। बिलाखिर उसने मुझे मेरे घर उतार दिया तो मैंने उसे अंदर आने की दावत दी, जिसे उस औरत ने बड़ी शाइस्तगी से रद्द कर दिया। बोली, फिर कभी आऊंगी, अभी काम बहुत है। मैं चुप कर गई। घर आते ही अम्मा को पूरी बात बताई तो वो भी खुशी दिखाई दे रही थी। मुझसे इसरार करने लगी कि कभी उस खातून को घर पर भी लेके आओ, अगर मुमकिन हुआ तो क्या पता हम उन्हें अपने पास ही रख लें, सभी तो लड़कियां हैं, चलो ऐसे हमें भी कोई बुजुर्ग मैसर आ जाएगा। मैंने नफी में सर हिलाया। कहा, अम्मा बड़ा मुश्किल है कि वो हमारे घर रहने के लिए आए, वो तो हमारे घर का वैसे भी चक्कर ना लगाए शायद। अम्मा हैरत से बोली, क्यों नहीं आ सकती? जब तुम जा सकती हो तो उसका भी फर्ज है कि हम उसे अपने घर बुलाएं, तो उसे जरूर आना चाहिए। मैं मुस्कुराते हुए कमरे में आ गई, क्योंकि मैं समझ चुकी थी अम्मा बस उस औरत को परखना चाह रही हैं कि वो कैसी है, क्या मजीद मुझे उससे मेल जोल रखना चाहिए या नहीं। शायद अम्मा इस
اس بات کا فیصلہ کرنا چاہتی تھی۔ خیر انہیں پورا حق بھی ہے۔ یہ سوچ کر میں نے خود کو رام کیا اور اپنی چھوٹی بہن سے باتیں کرنے لگی۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ہم لوگ رنگ و روپ کی وجہ سے کیوں لوگوں کا مذاق بناتے ہیں، حالانکہ ہمارے مذہب میں اس بات کی وجہ سے منع کیا گیا ہے۔ میں چپ کر گئی۔ بچی بالکل ٹھیک سوال کر رہی تھی۔ میری جانب سے کوئی جواب نہ پا کر وہ میرے قریب ہوئی، بولی کیا جنات میں بھی ایسے ہوتا ہے؟ میں پہلے تو لاجواب نہیں ہوئی تھی، مگر اب مجھے لاجواب ہونا پڑا کیونکہ اس کے سوال کا جواب سچ مچ میرے پاس موجود نہیں تھا۔ میں نے اسے آرام کرنے کے بہانے کمرے سے بھیج دیا اور سوچنے لگی کہ کیا واقعی جنات وغیرہ میں بھی یہ سب کچھ ہوتا ہوگا۔ یہی سوچتے سوچتے کب میری آنکھ لگی مجھے کچھ ہوش نہیں رہا۔ ایک مرتبہ پھر سے میری آنکھوں کے پردے پر وہی خواب دوڑنے لگا، مگر اس مرتبہ آنے والا خواب پہلے خواب کا تیسرا حصہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ سیاہ چولے والی عورت بہت پریشانی میں تھی۔ دفعتاً وہ میرے قریب سے گزرنے لگی تو میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا، جسے دیکھ کر وہ پہلے تو ڈر گئی، پھر حیرت سے مجھے دیکھ کر اپنی زبان میں کچھ پوچھا تو میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ بالکل اکیلی نہیں ہیں۔ اتنا کہتے ہوئے خود پر اوڑھا سنہری چولا میں نے جھٹکے سے اتار کر اس سیاہ چولے والی عورت پر اوڑھا دیا، جبکہ وہ خوشگوار حیرت سے میدان کی جگہ پر رقص کرنے لگی، اور اس کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے میری آنکھیں واہ ہو گئی۔ میں نے دھیان دیا مغرب کی اذان تھی، گویا جس کی آواز میرے کانوں کے پردے پر سنائی دے رہی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو کمرے میں اندھیرا چھا چکا تھا۔ اب 100% تو نہیں، البتہ 95% مجھے یقین تھا کہ یہ خواب والی عورت اور جس کے گھر میں جاتی ہوں وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ میرے خواب میں آ کر شاید مجھے کچھ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر کیا؟ یہی بات تو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اب کل بھی وہاں جانا میرے لیے ضروری ہو چکا تھا، کیونکہ ہر حال میں مجھے اس بات کی تہہ تک پہنچنا تھا اور مجھے اس کام سے کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بہتر تھا وہ عورت خود ہی اپنا راز فاش کر دیتی، ورنہ ڈھونڈ تو میں نے ہر حال میں ہی لینا تھا۔ اگلے روز میں سلائی سینٹر جانے کے بجائے اس عورت کے گھر جانے کے لیے نکلی تو راستے میں مجھے وہی ریڑھی والی عورت دکھائی دی۔ اس وقت بھی اس نے چہرے پر گھونگھٹ ڈال رکھا تھا۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ میں اسے بڑے غور سے دیکھتی رہی۔ یہ بھی محسوس کیا کہ وہ اپنے سیاہ ہاتھ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی۔ میں نے اس وقت تو اسے کوئی اور بات نہ کہی اور اپنی منزل پر اتر کر جیسے ہی میں اس بوسیدہ سے گھر میں داخل ہوئی، سامنے کمرے سے مجھے وہی بوڑھی عورت نکلتی ہوئی دکھائی دی۔ میں نے اسے دیکھتے ہی کہا، وہ باہر جو عورت مجھے یہاں چھوڑ کر گئی ہے وہ آپ ہے نا؟ اور وہ جو میرے خواب میں آتی ہے وہ بھی آپ ہے نا؟ کیونکہ آپ کی کہانی اس سے بہت ملتی ہے۔ یہ سب سن کر وہ ٹکر ٹکر میری شکل دیکھتی رہی۔ میں نے پھر پوچھا، بتائیں آپ ہی ہے نا؟ مجھے حقیقت بتائیں ورنہ سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ جائے گا۔ کیوں چھپا رہی ہیں خود کو مجھ سے؟ کیا خوف لاحق ہے آپ کو؟ مجھے بتائیں میں آپ کی کیسے مدد کروں؟ اور یہ گھر جس میں آپ رہ رہی ہیں یہ انسانوں کے رہنے کے قابل نہیں ہے، پھر کیسے گزارا کر رہی ہیں آپ؟ کیونکہ میں ایک انسان نہیں ہوں، تبھی اس بوسیدہ سے گھر میں رہ رہی ہوں۔ اگلا سوال میرے منہ میں ہی رہ گیا جب وہ پھاڑ کھانے والے انداز میں بولی اور مجھے اپنی بات مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ ایک دم سے چیخی، بولی ہاں نہیں ہوں میں انسان، مگر مجھے اس کا درجہ بھی نہیں دیا جاتا جو میں تھی۔ مجھے کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اب تمہیں میری حقیقت پتہ چل گئی ہے تو تم بھی ایسے ہی ہوگی، مجھے قبول نہیں کرو گی۔ یہ احساس صرف ضرورت مندوں کے لیے جاگتا ہے سب کا، مگر میں ضرورت مند نہیں ہوں، تنہا ہوں، اس بھری دنیا میں میرا ایک بھی نہیں ہے۔ کیا کوئی ہے سننے والا؟ میں ایک جن زادی ہوں جسے سب نے اکیلا کر دیا ہے۔ جن زادی سمجھتی ہو؟ مگر نہیں، مجھے کسی نے جن زادی نہیں سمجھا، سبھی مجھے چڑیل سمجھتے رہے۔ میں سب کو اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کی، مگر میری رنگت کی وجہ سے سب نے مجھے دھتکار دیا۔ ہاں جو خواب تم دیکھ رہی تھی وہ میری جیسی کہانی نہیں بلکہ میری ہی کہانی ہے۔ میرے اپنے قبیلے کے لوگوں نے مجھے سنگسار کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ میں نے سب کو پکارا مگر کوئی نہیں آیا۔ پھر مجھے تم ملی جس نے میری مدد کی، مجھ جیسی جن زادی کو جسے سب چڑیل سمجھتے تھے، اس کو وقت دیا، اس کی بہت خدمت کی۔ جانتی ہو تمہیں میں نے ہی یہاں آنے پر مجبور کیا تھا، مگر اس کے پیچھے میرے شیطانی خیالات تھے۔ میں ایک عمل کے ذریعے تمہارا چہرہ لینا چاہتی تھی، کیونکہ سبھی کے رویے نے مجھے سکھایا تھا کہ خوبصورت چہرے کو ہی قبول کیا جاتا ہے۔ میں جلد یا بدیر تم سے تمہاری شکل چھین لینا چاہتی تھی اور تمہیں اپنے جیسا بنا دیتی، مگر تمہارے اچھے رویے اور خدمت نے میرے اندر کی اخلاقیات کو مرنے نہیں دیا۔ میں خوش ہو گئی کیونکہ مجھے تم سے محبت اور عزت مل چکی تھی۔ سالوں سے اس گھر میں جسے سب بھوت بنگلہ کہتے ہیں میں جی رہی ہوں، چھپی ہوئی ہوں، مگر اب تم جا سکتی ہو کیونکہ تم نے میری تنہائی بانٹ کر مجھ پر احسان کیا ہے، اور میں احسان
कान फरामोश बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं उस औरत की बातें सुनकर हक दक खड़ी की खड़ी रह गई। मुझे उसकी एक बात पर भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर वो सच कह रही थी। वो वाकई में इंसान नहीं थी, वो एक जिनजादी ही थी जिसे सब जिन्नात ने सिर्फ उसके रूप की वजह से अलग थलग कर दिया था। मैंने वापस मुड़ने के बजाय बेखौफ होकर उसकी तरफ कदम बढ़ाए और उसके गले से लगकर रो दी। वो भी बहुत ही ज्यादा रो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे उससे जरा बराबर भी खौफ महसूस नहीं हो रहा था। उसने मुझे बताया कि अपनी रंगत जैसी ही उसने 2 यतीम बच्चों को भी पाला हुआ है, उन्हें हॉस्टल में दाखिल करवाया है। वो बच्चे मेरी हकीकत को नहीं जानते, मगर मैं उनसे मिलने जाती रहती हूँ। वो मुझे बहुत प्यारे हैं, उन्हें देख देख कर मैं जी रही हूँ। इन सब बातों के बावजूद जब वो मेरा रिश्ता अपने छोटे ले पालक बेटे के लिए लेकर आई तो मैं मना ना कर सकी और अम्मा से कह दिया कि हाँ कर दें, क्योंकि मैं सिर्फ रंगत की बिना पर किसी को भी जांच नहीं सकती। रंगत तो वही थी जिसने जमीन तले दब जाना था। जिंदा तो एहसास रहता है। बड़ी बी के छोटे बेटे से मेरा ब्याह हो गया और आज मैं ऐशो इशरत की एक भरपूर जिंदगी जी रही हूँ। मेरी दरख्वास्त पर बड़ी बी ने अपने दोनों ले पालक बेटों को अपनी हकीकत भी बता दी कि वो इंसान नहीं है, मगर उन्होंने उन दोनों को माँ बनकर ही कबूल किया था। जिस घर में वो रहती थी वहाँ पर आग लगने से सब लोग जलकर राख हो गए थे। मेरे शौहर को उन्होंने वहाँ से बचाया था और उसके बाद खुद भी उसी घर में मुकीम होकर रह गई, जिसके पास से गुजरते हुए भी लोग डरते थे कि यहाँ जिन भूत बसते हैं। मगर लोग ये नहीं जानते कि जिन भूत भी अल्लाह पाक की एक मखलूक है। उनको भी वही परेशानियां लाहक हैं जो हम इंसानों को लाहक हैं, जैसे रंग, नस्ल, ताकत। हम भी तो इन्हीं सब के पीछे हलकान हुए पड़े हैं और जिंदगी से लुत्फ नहीं उठा पा रहा। आज मैं अपने घर में बेहद खुश हूँ। मेरी एक बेटी की रंगत भी सांवली है, मगर मैंने उसे हमेशा वही एतमाद दिया है जो हर इंसान का हक होता है। आज वो सर झुका कर नहीं बल्कि सर उठा कर चलना सीख चुकी है।